हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 में सोशल साइंस में कल हम आप लोगों को सल्तनत काल के बारे में पढ़ा रहे थे। सल्तनत काल में हमने आपको एक एक करके जो भी शासक होते गए जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत आते थे उनके बारे में बताया था। उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे कि नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक बना रहा। नासिरुद्दीन महमूद ने अपने एक अमीर जिसका नाम बलबन था उसको अपना नायक बनाया था और 1265 में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। आसपास के जंगल कटवाए, पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया और उसने दिल्ली के आसपास रहने वाले विद्रोह, जिसमें मेवातियों का विद्रोह भी था, उनको रोकने का पूरा भरसक प्रयत्न किया। सामने जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये आपके सामने बलबन का ही चित्र है। बलबन एक बहुत ही कठोर और अनुशासित शासक कहा जाता है। बलबन ने कानून को लागू करने में बहुत ही कठोरता बरती और वो राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को मानता था। दैवीय अधिकार का अर्थ होता है कि राजा को धरती पर ईश्वर का ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है और उसको जो अधिकार या जो शक्ति राजा के रूप में प्राप्त है वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। अर्थात उसका द्वारा किया गया सारा ही कार्य ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के समान होता है और उसके कार्यों पर कोई भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण या अंकुश नहीं लगा सकता है। और अपने इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने कई अन्य भी कार्य किए। वो दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। बलबन के दरबार में सिजदा और पायबोस नामक दो परंपरा प्रारंभ की गई। सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर शासक को प्रणाम करना और पायबोस का अर्थ होता है शासक के चरणों को चूमना। उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ की जिससे कि उसको राज्य की सारी खबरें गुप्तचर के माध्यम से मिल जाएं। इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता थी कि न्याय का कार्य सुल्तान स्वयं करता था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी बहुत अधिक ध्यान देता था और उसको निरंतर सक्रिय रखने के लिए सेना के अभ्यास पर बहुत ही बल देता था। बलबन ने अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। ये मंगोल कहाँ पे होते थे इसके लिए आपके सामने मैप है। इस मैप में आप देखिए जो लाल रंग का हिस्सा दिखाया जा रहा है ये मंगोलों का राज्य है और ये आप इसको देखेंगे कि आपके भारत इंडिया के ऊपर जहाँ पर कि आपका चीन, तिब्बत और मध्य एशिया आता है उस पर इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ये मंगोल भारत पर आक्रमण करते रहते थे। इसके लिए बलबन ने बहुत प्रयत्न किए जिनके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर चंगेज़ खां का चित्र है जो कि मंगोलों का नेता था। ये मंगोल आक्रमणकारियों ने चंगेज़ खां के नेतृत्व में ही मंगोल साम्राज्य का गठन किया था। 13वीं सदी के अंत होते होते मंगोल साम्राज्य दुनिया के बहुत बड़े भाग तक फैल चुके थे जो कि अभी हमने आपको पहले मैप में दिखाया है। चंगेज़ खां के नेतृत्व में इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन बलबन ने मंगोल आक्रमण की भयंकरता को भली भांति समझा और उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहाँ पर हृष्ट-पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया और भोजन आपूर्ति की तथा शस्त्र की भी पूरी व्यवस्था की। आप लोग आगे जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो देखेंगे मुगल काल आता है। ये मुगल शब्द का उद्भव भी मंगोल शब्द से ही हुआ है। आपके सामने दो मुद्राएं इस समय की नई हैं। चांदी का टंका, जैसे आजकल सिक्के चलते उसी प्रकार से उस समय चांदी का सिक्का चलता था जो कि टंका कहलाता था। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका वंश अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया, लेकिन दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की उसी की वजह से
खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। अब बच्चों हम आपको लाइन से इस काल में आने वाले शासकों के नाम बताते हैं जो तुर्क वंश की नींव डाली गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी के समय में जो तुर्क आक्रमण हुआ और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की शुरुआत की थी। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने साम्राज्य का शासक बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले 1206 ईस्वी में बैठा जिसने कि तुर्क वंश की स्थापना की। इस तुर्क वंश में ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश गुलाम वंश कहलाया। गुलाम वंश क्यों कहलाया, इसके लिए आपको पहले बताया गया है कि ये तुर्क शासक योग्य अनुभवी लोगों को गुलाम के रूप में खरीदते थे और ये गुलाम इनके इतने योग्य होते थे कि ये उनको शासन का भार सौंपते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसके द्वारा स्थापित ये वंश गुलाम वंश कहलाया। लेकिन गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना इल्तुतमिश ने की। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत दिन तक शासन करने के लिए समय नहीं मिल सका और 4 वर्ष उस समय तक वो अपनी सैन्य गतिविधियों को ही मजबूत करता रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया था और रजिया सुल्तान के बाद महत्वपूर्ण शासक अगला नासिरुद्दीन महमूद बना। नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात गयासुद्दीन बलबन। इस बीच में छोटे छोटे और कई शासक हुए, लेकिन महत्वपूर्ण शासकों की सूची आपके सामने स्क्रीन पर है और ये आपका गुलाम वंश यहाँ पर पूरा होता है। गुलाम वंश के बाद अब हम आपको आगे अगला लेसन अपना कल पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों पहले हम आपको ये बता दें कि चूँकि आपके पास बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने की दिक्कत है और मैं आपको मटेरियल नहीं भेज सकती हूँ, इसलिए कल के अपने लेसन में हम आपको अपना पहला चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया था इस्लाम का भारत में आगमन, जिसके कि क्वेश्चन आंसर भेजे थे, शायद आपको नहीं मिले होंगे। मैं उसके क्वेश्चन आंसर वीडियो पर एक एक करके धीरे धीरे बोल दूँगी। आप वीडियो से ही उन क्वेश्चन आंसर्स को, अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो फेयर पर नोट कर लीजिएगा और नहीं है तो आप अपने पास रफ पर कहीं नोट करके उसको याद करते चलिएगा। वीडियो में जहां आपका छूट जाता है आप फिर से वीडियो को पॉज करके ऑन करके फिर से उसको लिख सकते हैं, पर इस काम को आप लोग करते चलिएगा। मैं बहुत धीमे धीमे आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करा दूंगी, पर पहले फर्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।